वो पहले से जानती थी कि वो मर रही है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, वो ये सालों से जानती थी। जो वो नहीं जानती थी, जो कोई भी कभी नहीं बताता, वो ये है कि मरना और जीना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और इंडियाना के एक चर्च के तहखाने और एम्स्टर्डम की नहरों के बीच कहीं एक ऑक्सीजन टैंक वाली 17 साल की लड़की उनके बीच का फर्क सीखने वाली थी। यह हेजल ग्रेस लैंकेस्टर की कहानी है। एक लड़की जो खुद को एक ग्रेनेड कहती थी, एक लड़की जो हर रोज अपना धीमा अंत अपनी पीठ पर उठा के चलती थी, और एक लड़का ऑगस्टस वाटर्स जो उसकी जिंदगी में मुंह में सिगरेट लेकर चला आया, जिसे कभी जलाने का कोई इरादा नहीं था। यह कैंसर की कहानी नहीं है, ये दो इंसानों की कहानी है जिन्होंने सच में चुना फिर भी एक दूसरे से प्यार करना। मेरे साथ रहिए क्योंकि यह तकलीफदेह होगा। लड़की को समझना, लड़के से मिलने से पहले हमें लड़की को समझना होगा। हेजल ग्रेस लैंकेस्टर 16 साल की है। उसके बाल छोटे हैं जो कीमोथेरेपी के बाद पतले हुए हैं। वह एक पारदर्शी प्लास्टिक ट्यूब से सांस लेती है जो एक छोटे ऑक्सीजन टैंक से जुड़ी है, जिसे वह हर जगह खींचती है। उसके फेफड़े, जैसा वह खुद बताती है, थोड़े खराब है। ज्यादातर वक्त काम करते हैं, लेकिन हर रोज उसे याद दिलाते हैं कि वे टूटे हुए हैं। जब वो 13 साल की थी, डॉक्टरों को स्टेज 4 थायराइड कैंसर मिला जो उसके फेफड़ों तक फैल चुका था। सर्जरी हुई, फिर रेडिएशन, फिर कीमोथेरेपी। उसके माता पिता ने किचन के सिंक के ऊपर उसका सिर मुंडाया और देखते रहे जैसे वह और छोटी, पीली और नाजुक होती गई। 14 साल में वो लगभग मर गई थी, इतने करीब कि उसकी माँ उसके अस्पताल के बिस्तर के ऊपर खड़ी होकर फुसफुसाई, तुम छोड़ सकती हो प्यारी, डरो मत। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। फैलेंक्सिफोर नाम की एक प्रायोगिक दवा उसकी जिंदगी में आई और कुछ अद्भुत किया। इसने उसे ठीक नहीं किया। स्टेज 4 कैंसर कुछ भी ठीक नहीं करता, लेकिन इसने कैंसर को फैलने से रोक दिया। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, हेजल ने इसे उधार का वक्त कहा, क्योंकि यही था उधार, दिया नहीं, स्थायी नहीं, बस उधार। तो हेजल इस अजीब बीच की जगह में रहती है। इतनी जल्दी मर नहीं रही कि सब चिंता करना बंद करे, लेकिन इतनी ठीक भी नहीं कि असल में सामान्य हो सके। उसने नियमित स्कूल जाना बंद कर दिया। उसने अपनी गेब ली। ज्यादातर वक्त सोफे पर रियलिटी टीवी देखती है। दिन में 3 बार 8 नुस्खे की दवाएं लेती है और एक ही किताब बार बार पढ़ती है, पीटर वैन हुटन की एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन। ये एकमात्र किताब है जो उसे लगती है कि वास्तव में बताती है कि बीमार होना कैसा लगता है। उसकी माँ फ्रेनी उसे उन आंखों से देखती है जो प्यार से धीरे धीरे टूट रही है। उसके पिता माइकल वह किस्म के इंसान है जो आसानी से रोते हैं और बहुत देर तक गले लगाते हैं। वे अच्छे माता पिता है, सबसे अच्छे किस्म के। और हेजल चुपचाप मन ही मन नफरत करती है कि उसका वजूद उनके साथ क्या कर रहा है। यही उसकी जिंदगी है। और फिर उसके डॉक्टर सुझाते हैं कि वो एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप आजमाए। सपोर्ट ग्रुप हेजल नहीं जाना चाहती, फिर भी हर हफ्ते जाती है। अपने लिए नहीं, वो एक ग्रेनेड होने से समझौता कर चुकी है, बल्कि इसलिए कि जब वो अंदर हो तो उसकी माँ को पार्किंग में इंतजार करते देखना ही एकमात्र काम है जो वो उस औरत को उपयोगी महसूस कराने के लिए कर सकती है। और हेजल सब कुछ के बावजूद अपनी माँ से बेहद प्यार करती है। सपोर्ट ग्रुप इंडियानापोलिस में एक चर्च के तहखाने में मिलता है। नेता पैट्रिक नाम का एक आदमी है जो टेस्टिकुलर कैंसर से बचा, तलाकशुदा हुआ, वीडियो गेम का आदी बना और अब इस ग्रुप को चलाता है जैसे उसका जीवित बचना किसी तरह की प्रेरणा हो। हेजल सोचती है पैट्रिक का मतलब अच्छा है। वह यह भी सोचती है कि पैट्रिक सबसे दुखी इंसान है जिसे उसने कभी देखा है। हर हफ्ते वो एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठती है और लोगों को अपने कैंसर के बारे में बात करते सुनती है, और हर हफ्ते वो उतनी ही महसूस करके निकलती है जितनी आई थी, जब तक एक मंगलवार की दोपहर नहीं आती। वह लिफ्ट की तरफ चल रही है जब वो सचमुच एक लड़के से टकराती है। कोई साधारण लड़का नहीं, एक बेहद खूबसूरत लड़का। लंबा, नीली आंखें, एक मुस्कान जो उस इमारत में बिल्कुल बेमिल लगती है जहाँ किशोर मरने के बारे में बात करने आते हैं। उसके पैर में हल्की लड़खड़ाहट है। उसका दाहिना पैर, वो बाद में जानेगी, कृत्रिम है। उसका नाम ऑगस्टस वाटर्स है, वो गस कहलाता है। हेजल उसके पास से गुजर जाती है और एक मिनट के लिए बाथरूम में छुप जाती है, क्योंकि उसने जिस तरह उसे देखा उसने उसे वो चीजें महसूस कराई जिन्हें वो बहुत जानबूझकर महसूस ना करने का फैसला कर चुकी थी। फिर वह सपोर्ट ग्रुप में चलती है, बैठती है और पाती है कि वह पहले से कमरे के उस पार से उसे घूर रहा है। वो उसे इस तरह घूरता है जैसे वो दिलचस्प हो, बीमार नहीं, दयनीय नहीं, बहादुर या प्रेरणादायक नहीं। वे सब शब्द जो लोग बीमार किशोरों पर फेंकते हैं खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए, बल्कि जैसे वो वास्तव में विशेष रूप से दिलचस्प हो। तो वह भी घूरती है और एक घूरने का मुकाबला शुरू होता है। जब गस की बारी आती है बोलने की, वो कहता है उसे 1.5 साल पहले ओस्टियोसार्कोमा हुआ था, उसकी वजह से पैर गया। लेकिन वो ये नहीं कहता कि मरने से डरता है, वो कहता है उसे अस्तित्वहीनता से डर लगता है, बुला दिए जाने से, एक साधारण जिंदगी जीने से जो दुनिया पर कोई निशान न छोड़े। और हेजल में कुछ कुछ जो उसने दफन किया हुआ था जाग उठता है। वो हाथ उठाती है और कुछ सच बोलती है, शायद सालों में पहली बार। वो उसे बताती है कि अस्तित्वहीनता सभी के लिए आ रही है, क्लियोपेट्रा, मोजार्ट, हम सब। ईमानदार काम तो बस इसे उसी तरह नजरअंदाज करना है जैसे बाकी सब करते हैं। और वो बैठ जाती है और ऑगस्टस वाटर्स उसे ऐसे देखता है जैसे उसने अपनी जिंदगी में सबसे दिलचस्प बात सुनी हो। सिगरेट और रूपक सपोर्ट ग्रुप के बाद वे चर्च के बाहर मिलते हैं। हेजल अपनी माँ की गाड़ी का इंतजार कर रही है। गस चलकर आता है और उसके बगल में खड़ा हो जाता है, आसानी से और आत्मविश्वास से, जो एक कृत्रिम पैर वाले लड़के के लिए चर्च की पार्किंग में कोई मतलब नहीं रखता। और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालकर सिगरेट का एक पैकेट निकालता है। हेजल आग बबूला हो जाती है, वो उस पर बरस पड़ती है।
एक लड़का जिसे कैंसर हुआ था वो और कैंसर खरीद रहा है। वो उसे लेक्चर देती है और गस सिगरेट अपने होठों के बीच रख लेता है और मुस्कुरा देता है। वो इसे कभी जलाता नहीं। वो उसे बताता है ये एक रूपक है, तुम उस चीज को जो तुम्हें मारती है अपने दांतों के बीच रखते हो लेकिन उसे मारने की ताकत नहीं देते। हेजल सच में हैरान रह जाती है। वो उसे एक फिल्म देखने आने के लिए कहता है। अभी उसके पास गाड़ी है, उसका अपहरण और हत्या हो सकती है। वो बताती है ये संभावना है। वो मानता है। हेजल फिर भी जाने का फैसला करती है। गस के घर उसके तहखाने में सब बास्केटबॉल ट्रॉफियों और वीडियो गेम के पोस्टरों से भरा फिल्म देखने की बजाय वे बात करने लगते हैं हेजल की किताब के बारे में, एन इंपीरियल एफ्लिक्शन। वो उसे समझाती है। वो ऐसे सुनता है जैसे वो कुछ पवित्र का वर्णन कर रही हो। वह घर जाती है और अगले 4 दिन हर 20 मिनट में अपना फोन चेक करती है। एम्स्टर्डम का सपना 3 दिन बाद मैसेज आते हैं। गस एन इंपीरियल एफ्लिक्शन पढ़ता है और पूरी तरह टूट जाता है। किताब बीच वाक्य में खत्म होती है जानबूझकर, क्योंकि नैरेटर अन्ना नाम की एक लड़की जिसे कैंसर है इसे खत्म करने से पहले मर जाती है। गस ये स्वीकार नहीं कर सकता। उसे जानना है अन्ना की माँ का क्या हुआ। हेजल ये अपनी हड्डियों में महसूस करती है। उसने भी लेखक पीटर वैन हूटन को पत्र लिखे हैं, बिल्कुल वही सवाल पूछते हुए। वैन हूटन सालों पहले एम्स्टर्डम चला गया और एकांत प्रिय हो गया, लेकिन गस, और यही गस की बात है, गस बंद दरवाजे स्वीकार नहीं करता। उसने वैन हूटन के असिस्टेंट का ईमेल पता ढूंढा, लिखा। वैन हूटन ने जवाब दिया। उसने कहा वो लिखित में जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर वे कभी एम्स्टर्डम में हो तो मिलने आ सकते हैं। हेजल अपने बेडरूम में इतनी जोर से चीखती है कि उसकी माँ भाग कर आती है। हेजल एम्स्टर्डम जाने की मांग करती है। फ्रैनी का दिल टूटता है क्योंकि वो हाँ कहना चाहती है, लेकिन पैसे और उपकरण और रसद असंभव है। फिर गस बताता है कि उसके पास अभी भी उसकी विश बाकी है, वो जो जीनी फाउंडेशन गंभीर रूप से बीमार बच्चों को देती है। वह इसे बचा के रख रहा था किसी ऐसी चीज के लिए जो मायने रखे, और उसने तय किया कि पीटर वैन हूटन से मिलना साथ में वही है। वे जाने वाले हैं, लेकिन फिर हेजल रात को चीखते हुए जागती है। उसके फेफड़ों में तरल जमा हो गया है। अस्पताल में 1.5 लीटर तरल निकाला जाता है। डॉक्टर कहते हैं वो एम्स्टर्डम नहीं जा सकती। वह एक विमान के लिए बहुत बीमार है। ग्रेनेड यही वो वक्त है जब हेजल गस से दूरी बनाने लगती है। वह उसके कॉल का जवाब देना बंद कर देती है, मैसेज का जवाब नहीं देती। इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहती, वो बेहद चाहती है, बल्कि इसलिए कि उसने एक फैसला किया है कि वह कौन है और जो लोग बहुत करीब आते हैं उनके साथ क्या करती है। वह एक ग्रेनेड है। यही वो खुद के बारे में सोचती है, एक टाइमर वाला ग्रेनेड। और एक ग्रेनेड के साथ एकमात्र जिम्मेदार काम यह है कि उसे उन सभी से दूर रखो जिनसे तुम प्यार करते हो। लेकिन गस उसे गायब नहीं होने देगा। वह मैसेज करता है, ये खामोशी बहरा कर देने वाली है। वह उसे वापस कॉल करती है। वह अपने बगीचे में रो रही है, अपने पिता के बनाए पुराने जंग लगे झूले के पास बैठी है। वह उसे बताती है कि वह अपनी जिंदगी नहीं चाहती। वह कहता है वह यह आंसुओं का झूला देखने की मांग करता है, और 20 मिनट बाद वह उसके बगल में झूले पर बैठा है। वह उसे बताती है कि वह आगे चीजें नहीं बढ़ने दे सकती, क्योंकि वो एक ग्रेनेड है। वह फटेगी और वह इस धमाके की जिम्मेदारी लेने से इनकार करती है। गस एक पल के लिए बैठा रहता है, फिर कुछ कहता है जो वह उम्मीद नहीं करती थी। वह कहता है उसका दिल, उसके हाथों टूटना उसके लिए सम्मान की बात होगी। वे दोस्त रहने का समझौता करते हैं, हाथ मिलाते हैं, इतिहास में सबसे दुखद हाथ मिलाना, और वे दोनों जानते हैं कि यह झूठ है। एम्स्टर्डम। फिर फ्रैनी एक खबर लेकर आती है। 3 दिन 3 एम्स्टर्डम के ऑन्कोलॉजिस्ट स्पीड डायल पर, और फ्रैनी खुद मेडिकल बैकअप और अभिभावक के रूप में जाएगी। वे जा रहे हैं। एम्स्टर्डम सब कुछ है, नहरें और हाउसबोट और एल्म के पेड़ जिनकी पीली पंखुड़ियां वसंत में बर्फ की तरह हवा में उड़ती है। कॉबलस्टोन गलियां, सदियों की खूबसूरती एक के ऊपर एक। उस शाम उरांजे रेस्तरां में जहां मोमबत्तियां कम है और शहर बाहर चमक रहा है, गस अपना कांटा रखता है और 3 शब्द कहता है हेजल को, जिनकी उसे उम्मीद नहीं थी। वह कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह आपत्ति करने लगती है। वो कहता है वो जानता है कि प्यार शून्य में एक चीख है और अस्तित्वहीनता सभी के लिए आ रही है, और सूर्य पृथ्वी को निगल जाएगा, और वह उससे प्यार करता है। वो कंधे उचकाता है जब वो ये कहता है, जैसे ये हल करने की समस्या हो, और साथ ही दुनिया की सबसे स्पष्ट बात भी। वे होटल वापस जाते हैं। उस रात अजीब और अपूर्ण और वास्तविक उन सभी तरीकों से जो मायने रखते हैं, वे पूरी तरह प्यार में पड़ जाते हैं। अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। पीटर वैन हूटन। वे पीटर वैन हूटन से मिलने जाते हैं। वह खुद एम्स्टर्डम में सुबह 11 बजे स्कॉच का गिलास हाथ में लिए बैठा है, अनशेव्ड, फूला हुआ, बर्खास्त और तुरंत असभ्य। जब हेजल सीधे पूछती है कि किताब खत्म होने के बाद अन्ना की माँ का क्या हुआ, वैन हूटन कहता है वे कल्पनाएं हैं। वे उपन्यास खत्म होने पर अस्तित्व में नहीं रहती। वह मदद नहीं करेगा। हेजल उसे डॉश पेंट्स कहती है, जो उल्लेखनीय है और सटीक भी। वे बाहर निकल जाते हैं। हेजल सामने की सीढ़ी पर रोती है। गस उसे थामे रहता है। वैन हूटन की असिस्टेंट लिलेवेज बाहर आती है और सुझाव देती है कि वे एनी फ्रैंक हाउस जाएं, और वे जाते हैं। एनी फ्रैंक हाउस हेजल को बिल्कुल अलग तरह से तोड़ देता है। सीढ़ियां संकरी और खड़ी हैं। पर्यटक देखते हैं जैसे हेजल एक एक सावधान कदम से चढ़ती है। लिलेवेज उसका ऑक्सीजन टैंक पीछे से उठाए। गस हर कुछ मिनट में फुसफुसाता हुआ, तुम चैंपियन हो। सबसे ऊपर वो संकरा कमरा जहां फ्रैंक परिवार 2 साल तक छुपा रहा। हेजल दीवार से टिककर सांस लेती है। एक वीडियो चलता
चलता है। एक जवान लड़की की आवाज एनी फ्रैंक की डायरी से पढ़ती है। दुख में भी सुंदरता खोजने के बारे में हेजल गस से टिक जाती है। वह स्क्रीन की बजाय उसका चेहरा देखता है और वह उसे चूमती है, पूरी तरह एक ऐसे कमरे में जहां एक लड़की ने कभी दुनिया छोड़ने से इनकार करने के बारे में लिखा था। पर्यटक एक एक करके ताली बजाने लगते हैं। उस रात वे सच में साथ होते हैं। क्रिसमस ट्री अगली सुबह हेजल जागती है और गस को बिस्तर पे नहीं पाती। फिर नहर के किनारे गस उसे कुछ बताता है जो वो पूरी यात्रा से छुपा रहा था। कुछ हफ्ते पहले उसे कूल्हे में दर्द था, पेट स्कैन हुआ। वो कहता है ये क्रिसमस ट्री की तरह जल उठा, उसका सीना, उसका जिगर, हर जगह। हेजल नहर की बेंच पर उसकी गोद में सिर रखकर रोती है। वह रोने की कोशिश नहीं करता और फिर रो देता है और फिर खुद को संभालता है जैसे सिर्फ गस कर सकता है और कहता है मेरी चिंता मत करो हेजल ग्लिस। वे घर उड़ते हैं। यह खत्म है और साथ ही अभी शुरू हुआ है। आखिरी अच्छे दिन इंडियानापोलिस वापस कैंसर तेजी से बढ़ता है। गस कीमोथेरेपी शुरू करता है। यह क्रूर है, वो पतला होता जाता है। फिर भी वो एक बार और खुद होने की कोशिश करता है। वो हेजल और इसाक को मोनिका की कार पर अंडे फेंकने के मिशन के लिए भर्ती करता है। मोनिका ने इसाक की सर्जरी से ठीक पहले उसे छोड़ दिया था। जब मोनिका की माँ बाहर आती है देखने के लिए, गस पूरी तरह गंभीरता से समझाता है कि उन तीनों के पास मिलकर 5 पैर, 4 आंखें और 2.5 काम करने वाले फेफड़े हैं, लेकिन उनके पास 2 दर्जन अंडे भी हैं और उसे शायद अंदर चले जाना चाहिए। वो चली जाती है। रात 2 बजे, रात के 2:30 पर हेजल का फोन बजता है। गस कमजोर लगता है, मुश्किल से खुद जैसा। वो उसे बताता है कि वह एक गैस स्टेशन पर है और कुछ गलत है और कृपया आकर मदद करे। वह दौड़ते हुए पहुंचती है और उसे पार्किंग में अकेली गाड़ी में पाती है। ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलती है और उसे वहां पाती है, शर्ट उल्टी बड़ी, बुखार में जलता हुआ। वो गैस स्टेशन खुद अकेले गया था क्योंकि वो सिगरेट खरीदना चाहता था। इसलिए नहीं कि वो धूम्रपान करता है, बल्कि इसलिए कि वो एक एक करके अपनी आजादी के टुकड़े खो रहा है और वो बस एक काम खुद करना चाहता था। जब वह एम्बुलेंस बुलाती है तो वह रो रहा है। वह उसे माफ नहीं करेगा। वह धमकी देता है। वह फिर भी बुलाती है क्योंकि और क्या करे जब तुम किसी से प्यार करते हो और वह रात के मध्य में एक गैस स्टेशन की पार्किंग में मर रहा हो। एम्बुलेंस में वह उससे कुछ पढ़ने को कहता है। वो एक कविता सुनाती है और जब कविता खत्म होती है और 10 मिनट अभी बाकी है, वो खुद एक बनाने लगती है। वो खिड़की से आसमान को देखती है और बताती है जो देखती है। उसकी आवाज स्थिर, आंखें गीली, हाथ उसके हाथ थामे। वो उसे ब्रह्मांड का पर्यवेक्षक कहती है। वो एम्बुलेंस में सो जाता है। पहले की विदाई गस के पास एक और खूबसूरत विचार बाकी है। वह हेजल को एक रात फोन करता है। वह चर्च के अंधेरे में अपनी पहले की विदाई आयोजित करना चाहता है जबकि वह अभी जीवित है। इसाक पहले जाता है। वह कहता है गस एक घमंडी था। वो कहता है गस इतना बोलता था कि वो शायद अपने ही अंतिम संस्कार को बाधित करे, जिसे गस तुरंत साबित कर देता है अपनी उम्र को सही करके। इसाक उसे अपने रोने के बीच कहता है कि जब भविष्य में रोबोट आंखें मिलेगी वो मना कर देगा क्योंकि वो ऐसी दुनिया नहीं देखना चाहता जिसमें ऑगस्ट वाटर्स ना हो। फिर अपनी बात साबित करके वो कहता है कि वो उन्हें लगा लेगा क्योंकि रोबोट आंखें। गस की मुस्कान विशाल है। फिर हेजल की बारी है। वो गणित के बारे में बात करती है, 0 और 1 के बीच की अनंत संख्याओं के बारे में। वो कहती है उसे उससे ज्यादा संख्याएं चाहिए थी और वो उसके लिए और संख्याएं चाहती थी, लेकिन वो आभारी है हमेशा के लिए उनकी छोटी अनंतता के लिए, उस अनंत काल के लिए जो उसने उसे उनके गिने हुए दिनों के अंदर दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो कहती है। गस मुस्कुराता है और आंखें बंद कर लेता है। 8 दिन बाद वो इको में चला जाता है। शोक एक चीज नहीं है, ये कई चीजें हैं। ये हेजल का एक मॉल की पार्किंग में बारिश में खड़ी गाड़ी में पूरी आवाज में संगीत के साथ बैठना है। यह वह अंतिम संस्कार की पोशाक पहनना है जो उसने अपने 15वें जन्मदिन पर खरीदी थी। कब्रिस्तान में पंक्ति के पीछे एक परिचित चेहरा है, पीटर वैन हुटन। वह आया, हेजल गाड़ी में उसे ले जाती है। वह अभी भी असहनीय है, अभी भी दर्शन उद्धृत कर रहा है, लेकिन फिर वह कहता है उसके पास उसके लिए कुछ है, कुछ जो गस ने लिखा। हेजल कागज छीनती है, उसे गेंद बनाती है और उस पर फेंक देती है। उसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहती है। बाद में इसाक उसे कुछ बताता है जो उसका दिल रोक देता है। कागज वैन हुटन से नहीं था, वह गस का था। गस ने अपने आखिरी हफ्तों में उसके लिए एक श्रद्धांजलि लिखी थी। हेजल गाड़ी में सीट के नीचे उस मुड़े तुड़े कागज को ढूंढती है, उसे चिकना करती है और पढ़ती है। उसकी आवाज पत्र में उसकी आवाज उसकी ही है। वह वैन हूटन को सीधे बताता है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ लेकिन एक बुरा लेखक। तुम एक बुरे इंसान हो लेकिन एक अच्छे लेखक। हम एक अच्छी टीम बनाते। वह कहता है हेजल अलग है। वह लाखों प्रशंसक नहीं चाहती थी, वह बस एक चाहती थी और उसे मिला। शायद उसे व्यापक रूप से प्यार नहीं किया गया, लेकिन उसे गहराई से प्यार किया गया। और क्या ये हम में से ज्यादातर को मिलने से अधिक नहीं है? वह उस रात के बारे में लिखता है जब हेजल इकू में थी, जब वह चुपके से अंदर गया और उसके सोते हुए हाथ थामे। उसने तय किया था कि उसके बिना दुनिया बेकार होगी। गस पत्र में कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, भगवान मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि उससे प्यार करता हूँ। मुझे अपने चुनाव पसंद है, वे लिखता है। उम्मीद है उसे भी उसके पसंद हो। ठीक है। हेजल अपने घर के पीछे घास पे चलती है। रात है, आसमान साफ और तारों से भरा है। वह अपना ऑक्सीजन टैंक पीछे खींचती है और उसी जगह लेट जाती है जहां हमने उसे पहली बार पाया था, उस ब्रह्मांड को देखते हुए जिसमें ये सब है, वे सब, सारा दुख और सारा प्यार और सारे गिने हुए दिन। वह पत्र अपनी छाती से लगाती है। वह आंखें बंद करती है और ऑगस्ट वाटर्स की आवाज उसे एक आखिरी बार कहीं से सुनाई देती
देती है जहां से वो अभी भी सुन सकती है। ठीक है हेजल ग्रेस। एक पल, एक लंबी सांस और हेजल आंखें खोलती है और वो जवाब देती है आसमान को, तारों को, जो भी वहां है जो शायद सुन रहा हो।